अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के मतलब थोड़ा सा देखेंगे। ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूमर की प्रोग्रेशन में। वो बेसिक इन्वेजन हो, प्रोलिफरेशन हो या इवन की मेटास्टेसिस हो। माइक्रो एनवायरनमेंट है। जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स तो जानने कीजिए। एक तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है ट्यूमरोजेनेसिस या कैंसर डेवलपमेंट का है। ठीक, इसमें जो है इनिशिएटिंग जो इवेंट है वो आपके पास कोई ना कोई इंसल्ट होना चाहिए। वो बेसिकली या इन्वायरमेंटल हो, कोई प्रॉब्लम, वो डाइट से रिलेटेड हो, कोई रेडिएशन से रिलेटेड हो या केमिकल से रिलेटेड हो। उसके बाद उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, और वो प्रमोट तब होता है जब ट्यूमर का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। यहाँ ट्यूमर से माइक्रो एनवायरनमेंट जो समझने की बात है वो ये है कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो जगह है जहाँ ट्यूमर रिजाइड कर रहा है। अब ट्यूमर में नॉर्मली हमारे जहन में यही आता है कि जी ट्यूमर सेल्स होंगे, लेकिन ट्यूमर सेल्स जिस जगह पे मौजूद होते हैं वहाँ कोलेजन फाइबर्स भी हैं, वहाँ इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स भी है, वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन्स भी हैं, वहाँ ब्लड वेसल्स भी हैं, वहाँ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आ जाते हैं, वहाँ जो है रेजिडेंट मैक्रोफेजेस भी हैं, इम्यून सेल्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो भी हैं। तो ये सारे जो सेलुलर और जो मैट्रिक्स नेटवर्क है, ये इर्द गिर्द जो ट्यूमर सेल्स के होता है, ये उसका माइक्रो एनवायरनमेंट बनाता है। वो उसका वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर उसने प्रोलिफरेट करना है, उसने सरवाइव करना है। कैंसर के मतलब ये भी कहा जाता है कि ये ऐसे वूंड्स हैं जो कि हील नहीं करते। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो ये कि वो कंटिन्यूसली इंसल्ट जो है वो मिल रही होती है। उसकी एग्जांपल अगर देखते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी की जो इन्फेक्शन है, जो कि लिंगर ऑन करती हैं, उसका जो है डॉर्मेंट पीरियड बहुत ज़्यादा है। उसमें आमतौर पे जो लिवर है वो आहिस्ते आहिस्ते डैमेज हो रहा होता है, और लॉन्ग टर्म डैमेज आफ्टर सिरोसिस जो है दैट लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसका दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो है एच pylori की इन्फेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा। उसमें ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्फेस्टेशन है, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे, रिपीटेड इन्फेक्शन होती रहेगी हेलिकोबैक्टर पायलोरी के, तो चांसेस जो हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने के वो तकरीबन 75% तक बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा जो एसिडिटी है उसमें अगर आप डायग्नोसिस करते हैं विद बायोप्सी और विद जो है सिरोलॉजी हेलिकोबैक्टर की, वो बेस स्टूल में हो या ब्लड में हो, और उसके अलावा जो है यूरिन टेस्ट जो एक स्टैंडर्ड था पहले उसको रिप्लेस किया सिरोलॉजी ने, तो वो ज़रूरी इस वजह से होता है ताकि हम प्रॉपरली इसको ट्रीट कर लें, ताकि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस जो है वो कम हो जाए। ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्रॉस टॉक है। आपस में क्रॉस टॉक का मतलब ये होता है कि आपस में एक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो वहाँ कोलेजन्स होते हैं, वहाँ जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, वहाँ जो है इम्यून सेल्स होते हैं, वहाँ जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशंस के लिए ऑब्वियसली स्ट्रोमल एलिमेंट्स चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल्स की या लिम्फ वेसल्स की, या जो नर्व्स जो मौजूद होते हैं वो। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेल्स हैं, जो कि जिसमें फाइब्रोब्लास्ट हैं, उधर उधर माइक्रोफेजेस हैं, उधर एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं, उधर जो है ल्यूकोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स आ जाते हैं। दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट, और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू secretions of different cytokines or to expression of different cytokine receptors, जिस पे साइटोकाइंस अटैच होती हैं और फिर वो मॉडिफाई करती हैं एक सेल टाइप को चेंज करने में दूसरे सेल टाइप पे, जो कि ज्यादा डेंजरस साबित होते हैं ट्यूमर की माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए। ये वही माइक्रो एनवायरनमेंट के मतलब एक आप पिक्टोरियल है प्रेजेंटेशन के, इसमें इम्यून सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, एंडोथेलियल सेल्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे पिक्चर पे। इसके अलावा जो है ना कार्सिनोमा सेल्स हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑब्वियसली इवेड करते हैं ब्लड वेसल्स की जब ट्यूमर सेल्स ने जो है ये जो है ना मेटास्टाइज करना होता है। क्यों? अब अगर आप इसका इन्वायरमेंट देखते हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली कैंसर सेल हैं,
इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं। पेरिसाइट्स हैं, ये वो स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि एंडोथेलियल की लाइनिंग पे होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो चेंज होते हैं जब अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्यूमर सिक्रीटेड साइटोकाइंस, तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। इसी तरह जो मैक्रोफेजेस हैं वो टैम्स में कन्वर्ट होते हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम जो है ना फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जो कुछ करेक्टरिस्टिक सेल्स ओरिजिनेट करते हैं कैंसर सेल के अंदर ही, जिनकी ये कैपेसिटी होती है वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में चेंज हो सकते हैं। वो हाइपोक्सिक सेल में भी चेंज हो सकते हैं, वो मेटाबॉलिक रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं अपने आप को। वो जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स को भी, एक्टिवेटेड सेल्स भी होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के भी म्यूटेशन वाले सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं ट्यूमर के करेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में रखते हुए into any type of cells, these are cancer stem cells, ये भी originate करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली देखा गया है कि ट्यूमर की रिकनेस के अंदर इन कैंसर स्टेम सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एक तो ये रेजिस्टेंट बहुत होते हैं ट्रीटमेंट्स पे, वो आप रेडिएशन दे दें, कीमो दे दें। इन रेडिएशन और कीमो से जो रेजिस्टेंट सेल्स होते हैं ये बाज़ दफ़ा बहुत लो क्वांटिटीज में ये सरवाइव कर जाते हैं, और later in life they are the main cause of recurrence of tumor। अब सेल्स को देख लेते हैं बारी बारी के, कौन से सेल्स हैं और इनके क्या फंक्शन और ये किस तरह चेंज हो रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइब्रोब्लास्ट जिस तरह नाम से है, फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है बनाने का ट्यूमर को या किसी टिश्यू का भी, उसमें फाइब्रोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जब under influence of certain cytokines secreted by the tumor cells itself, they change into cancer associated fibroblasts। और इनकी निशानी ये होती है कि जब आप वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, देखिए, या आप जो है आप रियल टाइम पीसीआर करते हैं फॉर एक्सप्रेशन एनालिसिस, तो अल्फा स्मूथ मसल एक्टिन की एक्सप्रेशन जो है आपको ज्यादा मिलती है, तो इट मींस कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैव चेंज्ड इनटू अ कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। इनके जो फंक्शंस हैं उसमें डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एपिथेलियल डिफरेंशिएशन की रेगुलेशन, इन्फ्लेमेशन और वूंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रोटीएजेस को स्क्रीट करते हैं, और प्रोटीएजेस को स्क्रीट करना इसलिए होता है कि जब ट्यूमर ये डिसाइड करता है कि नाउ इट्स टाइम टू मेटास्टाइज, और तो मेटास्टेसिस से पहले जो प्रोसेस है दैट इज इन्वेजन, उसने इन्वेड करना है, उसने ब्लड वेसल्स तक पहुंचना है, और ब्लड वेसल्स तक पहुंचने से पहले पहले उसके दरमियान में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जो कोलेजन्स हैं, ये वो उनको डिग्रेड करना है, तो वो प्रोटीएजेस को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट जो है स्क्रीट करते हैं, जिसमें हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, आईजीएफ है, ईजीएफ है, और वीएनटी1 है। ये प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग जो है इंड्यूस करते हैं ट्यूमर सेल्स के अंदर। इसके अलावा एपिथेलियल टू मीजेनकाइमल ट्रांजिशन में, और लेटर ऑन मीजेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यून मॉड्यूलेट करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस के थ्रू, इंटरल्यूकिन 1 के जरिए और मोनोसाइट कीमोस्टेटिक प्रोटीन 1 एमसीपी1 के जरिए करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो साइटोकाइन है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर टीजीएफ बीटा, जो कि फाइब्रोब्लास्ट सप्लाई करते हैं, और ये भी ट्यूमर पे एक्ट करके ट्यूमर को जो है मेटास्टाइज करने में, इन्वेड करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनरिच्ड इन द प्रोसेस फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन, उसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटिंग प्रोटीन है और एक हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, कैथेप्सिन के इज द थर्ड वन। अब इनको अगर आप टारगेट कर लेते हैं तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीटरी प्रोटीन्स है कि अगर इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है, क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी एंटी फैप एंटीबॉडी है, अगर उनको आप कर दें तो ट्यूमर सेल की मॉड्यूलेशन जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्यूमर सेल जो है वो, ट्यूमर सेल माइक्रोएनवायरनमेंट वो ट्यूमर को ग्रोथ में हेल्प ना करे। ये पिक्चर्स जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। इस पे जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इसमें अब वो तमाम फैक्टर्स है, वो साइटोकाइंस हैं, जो अपोप्टोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है।
अगर ट्यूमर जो है वो मॉडिफाई होता है या ट्यूमर एक्सटेंड करता है, ठीक है, तो ट्यूमर एक्सटेंशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक तो ये है कि उसने टैम्स जो हैं, टिश्यू एसोसिएटेड माइक्रोफेजेस जो हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड माइक्रोफेजेस, एक तो उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट को अपने लिए मॉडिफाई करते हैं बाय सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट साइटोकाइंस, जो कि फाइब्रोब्लास्ट को एमसीपी1, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा और फैप प्रोटीन से स्क्रीट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जब ट्यूमर ग्रो करता है, जिससे हमने पहले पढ़ा था, तो उसे एंजियोजेनेसिस की जरूरत होती है, उसे ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है, क्योंकि जो दूर सेल्स होते हैं जिन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी, जिस तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, वो सेल्स नेक्रोसिस में चले जाते हैं। हाँ, ट्यूमर सेल्स जो है वो लेटर ऑन ऑब्वियसली अपने आप को चेंज करते हैं कि हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव करें, लेकिन ट्यूमर सेल्स को अगर आप ट्यूमर को निकालें बॉडी से और उसकी बायोप्सी करें, तो ट्यूमर के बायोप्सी में बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो कि आपको निक्रोज मिलते हैं, और ये वो हिस्से होते हैं जो ट्यूमर ग्रो के साथ ब्लड सप्लाई तक नहीं पहुंच सकते, और वो जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है उनको नहीं मिलती। इसके अलावा इम्यून सप्रेशन इज मेजर एंटिटी। अच्छा, इम्यून सप्रेशन में ज्यादातर वो लाइगेंड्स एक्सप्रेस करना जो कि नॉर्मल टी सेल्स रिकग्नाइज करते हैं फॉर सेल्फ टॉलरेंस, कि आपके नॉर्मल टिश्यूज में वो रिसेप्टर एक्सप्रेस होते हैं, PD1, PDL1, CTLA4 लाइगेंड्स, जो कि ट्यूमर को जो है ये बताते हैं कि ये सेल्फ है और इसको आपने जो है तबाह नहीं करना। वही रिसेप्टर जो है वो ट्यूमर सेल अपने लिए मॉडिफाई करता है ताकि वो इम्यून सर्वेलेंस से बच सके। अब जो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्रोफेजेस आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये नेट सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एंटीजन्स को कैप्चर करके जो हार्मफुल एंटीजन है उनको टी सेल्स को प्रेजेंट करना होता है, नहीं कि ताकि टी सेल्स जो है उसको खत्म कर लें। अच्छा, इन्फ्लेमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह आप लोगों को बताया है। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन में जो इसका रोल है वो ऑब्वियसली ट्यूमर डिस्ट्रक्शन का है, और जो है ना एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग कैपेबिलिटी है। अच्छा, जब इसको ट्यूमर सेल अपने लिए मॉडिफाई करता है, तो जब टैम्स बनते हैं तो उसमें जो ये एक्ट कर रहा है, उसमें एक तो ये कर रहा है कि डिग्रेडेशन जो प्रोटीएसेस है उनको स्कीट करने में हेल्प करता है, मेटास्टेटिक नीश बनाने में हेल्प करता है, और प्रो इन्वेसिव फैक्टर जो है ना वो स्कीट करता है। इसके अलावा एंजियोजेनेसिस में एंजियोजेनेसिस रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनको स्कीट करने में, और एंजियोजेनेसिस में ऑब्वियसली जब ब्लड वेसल्स एक्सटेंड कर रही होती है तो उनको भी स्पेस चाहिए होती है एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए जो मेम्ब्रेन मेटालिक प्रोटीएसेस स्कीट करने में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कोलैबोरेशन विद फाइब्रोब्लास्ट। इम्यूनो सप्रेशन में सप्रेसिव फैक्टर्स कुछ ये स्क्रीट करता है, जिसमें आर्जिनेज 1 है, इंटरल्यूकिन 10 है, TGF बीटा है, रॉस है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटरी टी सेल्स को रिक्रूट करने में जो कि इम्यून सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जिसका रोल है। इसके अलावा ये B7 फैमिली की प्रोटीन्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करने में जिनका इम्यून सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसका उसमें जो है ना ये एक्ट करते हैं। अच्छा, अब ट्यूमर को चार क्वालिटीज चाहिए अगर उसने प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करने का मकसद ये है कि वो या तो बड़ा हो, इन्वेड करे, और फिर ये है कि उसकी जो ट्यूमर प्रोग्रेसिवनेस है वो दैट रिलेट्स टू इट्स मेलिग्नेंसी, और वो है कि ये मेटास्टाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस सबसे पहला जो स्टेप है, एक तो एबिलिटी टू मूव, कि वो वहां से मूवमेंट शुरू करे। डी जब मूवमेंट शुरू करता है तो हाउ इट डिग्रेड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ब्लड सर्वाइवल किस तरह है, कि एंजियोजेनेसिस को किस तरह प्रमोट कर रहा है, और दैट इज अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फिजिकल क्वालिटी, कि सेल अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो दूसरी जगह जाके वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूलर कुछ क्रॉसटॉक की बात हो जाए, और ये वो सारी चीजें जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर क्रॉसटॉक का मतलब है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। उसमें फाइब्रोब्लास्ट हैं, कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें SF है या हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, जो कि ट्यूमर सेल की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं बाय बाइंडिंग देम विद द मेट रिसेप्टर, CMET रिसेप्टर, CMET। इसके अलावा ट्यूमर सेल जो है एंजियोजेनेसिस फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें VEGF और जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है बीटा है, वो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल जो सोमल सेल्स हैं, ये ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स के अंदर के सेल्स करते हैं। ये कुछ लेटेंट एंजाइम्स हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। एक तो मेटालिक प्रोटीनेजेस को और प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स को करते हैं, जो कि डिसॉल्व करते हैं फाइब्रिन स्ट्रैंड्स को, इंटरसेलुलर जो है कोलेजेंस को, और इवेट करने में, बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में, ताकि सेल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर इन्वेड कर जाएं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रॉस टॉक के अंदर। जब क्रॉस टॉक हो रही होती है दोनों की, तो इसमें मोटिलिटी, प्रोलिफरेशन और सर्वाइवल सिग्नलिंग सारे साथ साथ चल रहे होते हैं कि ट्यूमर सेल हैज टू सर्वाइव, दे हैव टू प्रोलिफरेट, और दे हैव टू मूव आउट ऑफ दैट इनिशियल प्लेस के अगली जगह पे जाके मेटास्टाइज करें। उसमें फैक्ट जो है, फॉस्फोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीआई3 के सिग्नलिंग है, बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग है, एमएलसी के सिग्नलिंग है। ये एक्चुअली ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं, वो रीमॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। अब क्रॉस टॉक में जो पहले हमने बात की थी, अब इसमें आप जरा थोड़ा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जरा आसान हो जाती है समझना। उसमें ये है कि इन्वेजन के लिए या मोटिलिटी के लिए कैडहेरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप मोटिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर रीमॉडलिंग, साइटोस्केलेटन का चेंज होना, एक्टिन पॉलीमराइजेशन, मायोसिन कंट्रैक्शन, इन्वेडोपोडिया बनना और अटैचमेंट डिटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। और ये पाथवे, ये जो रोल्स हैं, ये जो है एडहेरेंस हैं, इंटेग्रिन्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करते हैं। इसके अलावा रो रॉक पाथवे है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे, जो कि जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन और एक्टिन स्केलेटन की रीमॉड्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रो जो है, प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। अगर आप उन प्रोटीन्स को या रॉक एंजाइम को, जो दो तरह के डिफरेंट है, रॉक वन है, रॉक टू है, अगर आप उनको इनहिबिट करते हैं, तो आप साइटोस्केलेटल जो है मॉड्यूलेशन या एक्टिन पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेसिवनेस और जो मेटास्टेटिक पोटेंशियल है ट्यूमर का, वो कम हो जाता है। और बहुत सारी ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिसमें सेलिकॉसिब वगैरह है। दे हैव अ प्रूवन रोल कि जी अगर वो यूज करें, तो कॉलन कैंसर सेल की जो मेटास्टेसिस है या जो इन्वेजन है कैपेसिटी, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोलिफरेशन रोकने के लिए ऑब्वियसली सेल चेक पॉइंट जो है वो आप जो है ना वो एगोनिस्ट दे सकते हैं कि आप सेल को डिफरेंट ग्रोथ फेजेस में आप रोकें। इसके अलावा जो प्रोलिफरेटिव पाथवेज हैं, मैप काइनेजेस हैं, पीआई3 के एकेटी पाथवे जो सर्वाइवल पाथवे है, इनको आप रोकें। और इसके अलावा जो है रैस प्रोटीन्स को, जो अगर आप इनहिबिट कर देते हैं एंटी रैस मॉलिक्यूल्स दे के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोलिफरेशन को भी आप साथ साथ जो है ना रोक लेते हैं। इसके अलावा एक और बहुत काम होता है कि जब कैंसर सेल जो है वो अवॉइड कर रहा है, जब मॉड्यूलेट हो रहा है उसका एनवायरनमेंट, तो उसमें उसने क्या करना है कि वो सिग्नल्स जो कि डेथ लाइगेंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, सेल को अपोप्टोसिस में लेके जाते हैं, उनको भी इनहिबिट करना है। और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को ज्यादा, और जो अपोप्टोटिक या प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स है, उनका जो बैलेंस है उसको भी शिफ्ट करते हैं, उसको भी जरा कंट्रोल करते हैं, ताकि अपोप्टोसिस ना हो और सेल जो है वो सरवाइव करे। अच्छा, अब कैंसर सेल्स ये ट्रेट्स किस तरह एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्वायर ये कर रहे होते हैं ड्यू टू डिफरेंट सिग्नलिंग, क्योंकि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनकी जो क्रॉस टॉक है और इनकी जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्टीमेटली इनका मेन एम ये होता है कि अगर वो साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करेंगे, वो तो बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई करना है। उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जो मॉडिफिकेशन जो प्रोग्राम्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है, ताकि वो साइटोकाइंस, वो जो है साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, वो मैप काइनेसिस का बनना, वो प्रोटीन्स का बनना ज्यादा हो। और एट द सेम टाइम अपोप्टोसिस भी आप रोक रहे हैं, और बहुत सारी प्रोटीन्स का जो है ना प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन भी जो है ना वो रोकी जाती है। ट्यूमर, अच्छा ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, वैसे तो बुरा होता है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, लेकिन ये कि ट्यूमर के लिए अच्छा है, तो इसलिए हम अच्छे की बात कर रहे हैं। तो बेहतरीन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट वो है
जिसमें एक तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स का बड़ा जो है ना बड़ा बैलेंस सिक्रीशन हो रही है, और वो ये हो रही है कि ट्यूमर इज एन इंटेलिजेंट, बेसिकली आप उसे क्रिएचर ही कह लें कि आपके अंदर जो है वो रिजाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ बायोमोलिक्यूल्स को होस्ट कर रहा हो जो कि और प्रमोट कर रहा। इसके अलावा मैट्रिक्स डिग्रेडेशन बड़ी जबरदस्त हो ट्यूमर के इर्द गिर्द सेल में। ये ना हो कि ट्यूमर एक जगह पे है तो किसी और जगह पे मेटालिक प्रोटीनेसिस जाके ना एमएमपीज उस जगह को डिग्रेड करना शुरू कर दें, जिसकी ट्यूमर को जरूरत ही नहीं। तो ट्यूमर के पास के एनवायरनमेंट को ना ट्यूमर के रहने के लिए बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा जो है जो प्रोटीन क्रिएट करे ट्यूमर, ठीक है, दैट विल बी कैपेबल ऑफ सेल एडहेजन, मोटिलिटी और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। अच्छा, ये सिर्फ ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट का सिर्फ ये रोल नहीं है। ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट से कुछ सिग्नल्स ऐसे भी स्पीड होते हैं कि जब ट्यूमर ने मेटास्टाइज करना होता है तो जो रेलेवेंट साइट्स होती है मेटास्टेसिस की, वहां जाके उस जगह को प्रिपेयर करना ट्यूमर के लिए, कि वहां जो ट्यूमर के लिए जो जगह बनती है दैट इज कॉल्ड मेटास्टेटिक नीश। उस नीश को जो है प्रमोट करना, उस नीश को बेहतर प्रिपेयर करना, और वहां से सिग्नल्स एलैबोरेट करना जो ट्यूमर को उस स्पेसिफिक साइट की तरफ म्यूटेशंस के लिए जो है वो आमादा करें। ये दैट इज वेरी गुड करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इसमें जो सिक्रीटेड प्रोटीन्स हैं उनका विद इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ट्यूमर सेल टू फाइब्रोब्लास्ट, ट्यूमर सेल टू मैक्रोफेजेस, ट्यूमर सेल टू एंडोथेलियल सेल्स और वाइस वर्सा, इनका जो है कोलैबोरेशन जो है वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट में प्रोटीनेजेस और जो है एंटी प्रोटीनेजेस, ये दोनों मौजूद होते हैं। इनका जो बैलेंस है वो जो है ना मेटास्टेसिस और इन्वेजन से ट्यूमर को रोकता है। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब करना, ठीक है, जिससे, और बैलेंस तब डिस्टर्ब होगा जब एक चीज जो है, जो डेंजरस है, जो प्रोटीएसेस हैं वो ज्यादा बनने लग जाए। तो ऑब्वियसली जब वो ज्यादा बने या एब्सेंट हो जाए प्रोटीनेज इनहिबिटर्स, तो दैट बोथ लीड्स टू जो है मेटास्टेसिस। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो ट्यूमर जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको कंटिन्यूसली मॉडिफाई करता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन के कब एंजियोजेनेसिस की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन के कब उसने जो है इन्वेड करना है, डिपेंडिंग अपॉन के कब उसने मेटास्टाइज करना है। तो वो कंटिन्यूसली जो है ना वो बड़ा बैलेंस्ड जो है सिक्रीशंस होती हैं, नहीं होती कि ओवर सिक्रीट करता है, बड़ी बैलेंस सिक्रीशन होती है अपने सर्वाइवल के लिए ट्यूमर के। कुछ प्रोटीन्स की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोटीन्स है उसमें कुछ प्रोटीन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लाइको फॉस्फोप्रोटीन्स हैं। ये नॉर्मली ऑस्टियोपोन्टिन है, इट्स वन ऑफ देम, ठीक, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में और टिश्यू डिफरेंशिएशन और वूंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंसर में इसकी जो है ओवर एक्सप्रेशन जो है दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद मेटास्टेसिस एंड पुअर प्रोग्नोसिस। इसके अलावा इसके जो मैकेनिज्म्स हैं बेसिकली वो ट्यूमर को एग्रेसिव और इन्वेसिवनेस और मेटास्टेसिस की साइड पे लेके जाती है। इंटरेक्ट करती है ये दो मॉलिक्यूल्स के साथ, इंटेग्रिन्स और CD44 के साथ, जो कि ट्यूमर को के जो है ना इन्वेजन में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा अब ग्लैक्टिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बाइंडिंग प्रोटीन है, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है, जो है ना साइटोप्लाज्म, सेलुलर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके मिलियो है, इसके बहुत सारे फंक्शंस में इंपॉर्टेंट काम करती है। इसकी जो है ऑब्वियसली जो है ये एक्सप्रेशन जो है ना दैट लीड्स टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेशन टुवर्ड्स मेटास्टेसिस। इसकी नॉर्मली आप कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसकी डाउन रेगुलेशन मिली, इसका प्रोटेक्टिव रोल है। लेकिन जब इसकी डाउन रेगुलेशन होती है तो दीज कार्सिनोमास, ह्यूमन ब्रेस्ट और कॉलन कार्सिनोमा, दे proliferate, they invade or they metastasize to a greater potential। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है TGF, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। इसके डबल रोल है। ये प्लूरिपोटेंट साइटोकाइन होने का मतलब ये कि ये दो रोल रखता है। इनिशियली जो है इट स्टॉप्स, ठीक है, ये ट्यूमर प्रोग्रेशन को रोकता है। सर्टन मैकेनिज्म, कुछ सेल सिग्नलिंग है जिसकी वजह से रोकता है। लेकिन जब ट्यूमर एक्सपैंड करता है ऑन लेटर स्टेजेस, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ट्यूमर सेल के सर्वाइवल को बाय अफेक्टिंग दो दैट PI3 के AKT पाथवे, इन्वेसिवनेस और मेटास्टाइसिस को भी करता है। इसके अलावा एंजियोजेनेसिस को भी प्रमोट करता है।
इसके दो पाथवेज होते हैं डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स, एक स्मैट पाथवे और एक नॉन स्मैट पाथवे है। जो स्मैट pathway that are more effective in making the cells more invaginative and metastatic as compared to other one, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका ये याद रखना है कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऐसे, जब आप पढ़ेंगे जो इनिशियल ट्यूमर है जो ग्रेड 1 का होता है, ये इनिशियल होता है, तो उसमें ये सबसे पहले अपोप्टोसिस को इंड्यूस करके सेल को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लेटर स्टेजेस में जब इसके एक्सप्रेशन होता है, जब ट्यूमर सेल पूरा टेक ओवर कर लेते हैं स्पेशल टिश्यू को या स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर, तो ये बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है उसको हेल्प करता है प्रोग्रेस करने में। ये उसी तरह बताया गया रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स हैं और नॉन रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स हैं। रिस्पॉन्सिव जो ट्यूमर है इसमें सिंगल सेल इन्वेजन बड़ा, इसमें बड़ा ऑर्गेनाइज जो है वो मेटास्टेसिस और इन्वेजन हो रही है। लेकिन जो टीजीएफ बीटा नॉन रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स हैं वो कोहेसिव इन्वेजन की तरफ ले चलते हैं। उसमें इसके मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें जो कीमोकाइंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ये जो लेटर ऑन प्रोग्रेशन है उसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो बीटा जो है ना, उसका रोल उतना ही प्रोमिनेंट हो जाता है। एमएमपीज की बात करते हैं। एमएमपीज को मॉडिफाई करना है ट्यूमर एनवायरनमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये कोलेजन डिजीज को डिसॉल्व करते हैं। नॉर्मली ये विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर जो मिलियो है इंटरस्टिशियल जो मैट्रिक्स उसके अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में zymogens में होते हैं विद डिफरेंट सिग्नलिंग। जो ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग्स हैं, या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा स्कीट हो रहा है या ईजीएफ स्कीट हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो जो है ना इनको मॉडिफाई करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं इनटू अ प्रोएक्टिव फॉर्म। और जब ये प्रोएक्टिवली एक्टिवेट होते हैं तो ये दे स्टार्टेड डिसॉल्विंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें एक बैलेंस जो है इनका, नॉर्मली इनका जो है हर ऑर्गन के अंदर टिश्यू इनहिबिटर और टेलोप्रोटीजेस होते हैं जो कि इनको चेक एंड बैलेंस रखते हैं। नॉर्मली ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। एक्टिवेट किस कंडीशन में होते हैं? जब वुंड हीलिंग में जरूरत पड़ती है, किसी इन्फ्लेमेशन में जरूरत पड़ती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। बट ये इनकी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन बड़ी सिंक्रोनाइज्ड और बड़ी बैलेंस्ड है, बिकॉज हर एक के जो है ना मेटालिक प्रोटीनेजेस के लिए उसका एंटी जो है वो मौजूद है और उस टिश्यू के अंदर होता है। लेकिन जब ट्यूमर प्रोग्रेस करता है तो ये बैलेंस खराब हो जाता है। दे आर मोर एमएमपी क्रिएटेड एज कम्पेयर टू जो टिश्यू इनहिबिटर्स हैं इनके, उनके अगेंस्ट। तो इस वजह से ये ओवर ग्रो कर जाते हैं उसको और टिश्यू को मेटास्टाइज करने में हेल्प करते हैं। सिग्नलिंग इंटरेक्शन जो है ये इन्वेजन फ्रंट पे देखते हैं तो वो ऑब्वियसली अगर आप हर सिग्नलिंग पाथवे को देखने लगे तो इट लुक्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। अपर वाली जो पिक्चर है उसमें अगर आप देखते हैं तो दैट इज बेसिकली कैंसर सेल्स। अब कैंसर सेल्स को ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेटरी सेल्स और कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट ये दोनों मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ट्यूमर इनको कर रहे हैं और ये फर्दर आगे डाउनस्ट्रीम एक्शंस मॉड्यूलेट कर रहे हैं। एंडोथेलियल सेल्स पेरिसाइट जो स्मूथ मसल सेल्स है एंडोथेलियल के, उनको जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए वीजीएफ के जरिए स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो इन्वेट करें। इन्वेजन में बेसिकली वेजोडाइलेशन और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप ज्यादा होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ा जाता है ताकि सेल्स जो है ना वो अंदर जाए। इसके अलावा साइटोकाइंस हैं CXCL12, उसको स्कीट किया जाता है जो कीमोटैक्टिक स्टिमुलाई के तौर पर बिहेव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इन सारों का जो रोल है वो ये है कि मेटास्टेसिस करनी। अब अगर आप पेरेंट काइमा जो आपकी जो ऊपर की लेयर है और जो स्ट्रोमा है उसका इंटरेक्शन देखें तो प्राइमरी ट्यूमर जो है उसके अंदर कैंसर सेल्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मॉडिफाई हो रहे होते हैं। शुरू में जो नेसेंट ट्यूमर सेल या नोवल ट्यूमर बनता है, ठीक है, जो अभी जो है छोटे लेवल पे होता है, वो बहुत ज्यादा सिस्टम्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था। वो अगर उसमें एंजियोजेनेसिस है या ब्लड वेसल के करीब वगैरह उन सिस्टम को अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर रहा होता है। लेकिन जो ही प्रोग्रेशन शुरू होती है और जो ही जो है जो इसका इंटरेक्शन या इसका जो माइक्रो एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश होना शुरू होता है, तो एक तो पहले बात की थी कि इसमें सेल्स जो हैं वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स अटेन कर लेते हैं कि वो किसी भी सेल में डिवाइड हो सकते हैं जिनको कैंसर स्टेम सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा फिर ये
आहिस्ता आहिस्ता, दैट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और स्लो प्रोसेस, जिसमें ये ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को, स्ट्रोमा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगता है। और उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो कहते हैं ना जी, अपने हम ख्याल बना लेते हैं। तो ये अपने करिंदे, वो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनको बेसिकली अपना बना के वो अपने लिए काम करवाता है। उसके बाद मेटास्टेसिस डिसेमिनेशन होती है। ठीक है, जब ये इन्वेजन और मेटास्टेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ट्यूमर और माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो इतना मॉडिफाई हो जाता है कि ट्यूमर सेल इज डिक्टेटिंग एवरीथिंग, कि ये कब मेटास्टाइज करना है, कब इन्वेट करना है, कब रीग्रोथ होना चाहिए, कब एंजियोजेनेसिस होनी चाहिए, कब वेस्कुलोजेनेसिस होनी चाहिए, मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग कब करनी है, हाइपोक्सिया के अंडर किस तरह करना है। तो ट्यूमर इज बेसिकली अ मास्टर स्विच, ठीक है, जो कि इन सारे प्रोसेसेस को डिक्टेट कर रहा होता है। ऑब्वियसली इम्यून रिएक्शंस और इन्फ्लेमेशन जो है उनका बड़ा जबरदस्त जो है ना, नॉर्मल तो बैलेंस है। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी, लेकिन कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिस तरह मैंने पहले बताया था, बाय सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड टीएनएफ अल्फा, ये प्रमोट ट्यूमरोजेनेसिस। इसी तरह इम्यून सेल्स जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीजीएफ बीटा और जो है बाय इनहिबिटिंग ट्रेल फास्ट लिगेंड्स जो है वो क्या करते हैं कि इंटरलूकिन 12 और इंटरफ्रॉन गैमास को अपने लिए मॉडिफाई करते हैं। नॉर्मली टी बी सेल्स हैं, ये डेंड्रिटिक मास सेल्स हैं, ये एक्ट कर रहे होते हैं ट्यूमर की इन्वेजन को रोकने के लिए, लेकिन टीजीएफ बीटा जो है बाय प्रमोटिंग डिफरेंट साइटोकाइंस वो हेल्प करता है ट्यूमर को मेटास्टाइज करने में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ट्यूमर को मेटास्टाइज करने से रोकना है तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो एडहेशन अटैचमेंट्स, प्रोटीओलाइसिस, मोटिलिटी उसकी रोकने, सिग्नलिंग पाथवेज को इनहिबिट करने के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए वी हैव लॉट ऑफ ड्रग्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, और ये बड़ा सिलेक्टिवली यूज होती हैं। अच्छा, यहाँ टारगेटिंग की बात है कि अगर हमने जी माइक्रो एनवायरनमेंट को भी टारगेट करने के लिए बना लिया, हमारे पास और भी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी थी, हम कैंसर को कंट्रोल करने में क्यों कामयाब नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं कामयाब हो रहे कि कैंसर जो है ये एक तो पॉलीजेनिक है, पॉलीजेनिसिटी इसमें रखती कि इसमें अगर आप सेल को, ट्यूमर को पूरा निकालते हैं तो यू ओनली टेक ए स्मॉल पीस ऑफ दैट ट्यूमर टू एनालाइज, अगर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी कर रहे हैं कि कौन से इसमें जो है रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर होल ट्यूमर जो है, अगर उसको हम डाइजेस्ट करें और उसमें सीक्वेंसिंग हो, ठीक है, हर प्रोटीन वगैरह की, तो वी विल बी एबल टू टेल कि किस लेवल पे, किस स्टेज पे जो ट्यूमर है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, और उस बिहेवियर के साथ फिर हम उसके लिए दें, क्योंकि बिकॉज ये जो ड्रग्स हैं ये ट्यूमर स्पेसिफिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज जो कि नॉर्मल सेल में या वूंड हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या नॉर्मल सेल्स के जो फंक्शंस के लिए बहुत सारे पाथवेज ज़रूरी हैं। अगर आप कैंसर सेल्स में उन पाथवेज को इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं तो उसका असर जो है ना थ्रू आउट बॉडी हर जगह पे होता है। तो एक तो रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ट्यूमर को मॉडिफाई करने के लिए, जो ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए, हमें ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट को ज़रूर स्टडी करना है कि क्या उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्या मैक्रोफेजिस कर रहे हैं, या मेम्ब्रेनिक प्रोटीनेजेस ज़्यादा सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, या ट्यूमर के अंदर कोई पाथवे जो है वो सर्वाइवल का एक्टिवेट हुआ हो। तो ये पूरा जो है वो देखने के लिए हमें ये जो करना है वो ये करना है कि डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट पॉपुलेशन को देख के उनके हमने सेल ट्यूमर को एज अ होल एग्जामिन करना है। और उसमें ये नहीं कि ट्यूमर का एक सिर्फ पीस लिया तो उसको एग्जामिन किया। तो इसलिए ट्यूमर की बहुत सारी ऐसी जो है स्टोरीज हैं, ये कहानियां हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता एलेबोरेट हो रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर ये माइक्रो एनवायरनमेंट की थेरेपी तब कामयाब होगी जो व्हेन वी विल एबल टू टेल कि इस लेवल पे माइक्रो एनवायरनमेंट ट्यूमर का है क्या, ये कौन से सेल्स पे कंपोज्ड है, और इस लेवल पे ट्यूमर सेल जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। ये मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग है, और उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट जो पाथवेज हैं वो सारे ट्यूमर सेल और अपने लिए मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो कहाँ से ले रहा है, ब्लड वेसल से आ रही हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, ये तो उसका न्यूट्रिएंट सप्लाई है। अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा तो भी काम करेगा, हाइपॉक्सिक एनवायरनमेंट्स में वो ग्लूकोज के साथ भी काम करेगा,
ठीक है, एरोबिक कंडीशंस होंगी तो भी काम करेगा, एनारोबिक कंडीशंस होंगी तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चला लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्यूमर का, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाइपॉक्सिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपॉक्सिया को हम डिटेल में देख लेंगे, इट्स जस्ट फॉर योर रियल अंडरस्टैंडिंग कि हाइपॉक्सिया किस तरह इम्यून सप्रेशन कर रहा है बाय एक्सक्रीटिंग डिफरेंट फैक्टर्स थ्रू मोनोसाइट्स प्रिकर्सर्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। इन्फ्लेमेशन को बेसिकली बढ़ाया जा रहा है। हाइपॉक्सिया में इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ रही, जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी जितने साइटोकाइन ज्यादा आएंगे ट्यूमर सेल के लिए जो है बड़ी अच्छी बात है, ट्यूमर सेल उतना ही प्रोग्रेस करेगा। उसके अलावा एडेप्टिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ CD8 सेल CD4 से। अच्छा, एंटीबॉडीज तो तब प्रोड्यूस होंगी ना कि जब रिकग्नाइज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे रिसेप्टर्स एक्सप्रेशन जिससे मैंने पहले ही बात की थी, PD-L1 PD-1 और CTLA4, जो कि एक तो रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है कि जी ये ट्यूमर भी अपना ही है, तो वो निकल जाते हैं। दूसरा कुछ रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट होते हैं जिसमें टी सेल रिसेप्टर CD28 रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो ओवर एक्सप्रेस होते हैं, खासतौर पे TH17 TH रेगुलेटरी रिसेप्टर्स, ये ओवर एक्सप्रेस होते हैं जो कि जो है हाइपॉक्सिया में जो कि ट्यूमर को जो है बचाते हैं हार्मफुल इफेक्ट। ट्यूमर के लिए तो हार्मफुल इफेक्ट है बट द गुड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स जो है वो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे होते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपॉक्सिया। क्योंकि हाइपॉक्सिया जब हम एंजियोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें हाइपॉक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो जो ग्रेडियंट क्रिएट करता है जिसकी साइड पे एंजियोजेनेसिस होनी थी, जिसकी साइड पे टिप एंड स्टॉक सेल्स जाते हैं, जिधर जाके लीमन स्टैब्लिश होता है। तो हाइपॉक्सिया इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि मेटास्टेसिस में बहुत हेल्प करता है। दूसरा ये एंजियोजेनेसिस में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। टिश्यू एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली टिश्यू ड्राइव्ड मैक्रोफेजेस तो उधर रेजिडेंट हैं, वो हर टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस हैं जो कि रिजाइड कर रहे हैं। लेकिन जब वो टिश्यू एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हुए तो वो हाइपॉक्सिया 1 अल्फा को, हाइपॉक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करेंगे, एंजियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे इम्यून सिस्टम का। अच्छा, इधर ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब ट्यूमर सेल मॉडिफाई हो रहा होता है तो वो किसी एक पाथवे पे या एक प्रोटीन पे या एक साइटोकाइंस पे रिलाई नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जब वो दिल करता है उसका, ठीक है, तो वो फिर सारे जो है ना कायनात ही उसके लग जाती है उसको मिलाने के लिए। तो फिर यही होता है कि जब ट्यूमर सेल जो आपस में जो है कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन इस वजह से ये है कि ये बदमाश बड़ा, ठीक है, और वो ये है सारे डरते हैं तो वो डर के इसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करना है आपने, ठीक है, आपने इन्फ्लेमेशन को जो है उसको मॉडिफाई करना है, आपने वहाँ लोकल सेल्स हैं उनको मॉडिफाई करना है, आपने उधर से डिसॉल्व करने हैं सेल्स, आपने म्यूटेशंस भी प्रमोट करनी है, आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन के भी को भी खराब रखना है, आपने अपने आप को मेटाबॉलिकली रीप्रोग्राम भी करना है, और उसमें आपको ये सारे सेल्स की हेल्प चाहिए होती है। फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस जो है ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि उधर मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स आएंगे तो आप उनको भी मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें एंड में जाने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं, हेल्दी टिश्यू जो है उसमें बड़ा बैलेंस सिस्टम का चल रहा होता है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सेल्स हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट है, अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उसको डिसॉल्व वगैरह करने में, मेटेलिक प्रोटीनेसिस को, ठीक है, करने में, सेल्स को मोबिलाइज करने में, ठीक है। लेकिन व्हेन फाइब्रोसिस स्टार्टेड अप, फाइब्रोसिस के बाद से जो लिवर में सिरोसिस हो रहा है, लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, अच्छा, वो एक फाइब्रोटिक जो जगह होती है उसके अंदर एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर TGF बीटा की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है। TGF बीटा जो है दैट हेल्प्स इन मेकिंग फाइब्रस स्ट्रैंड्स, और फाइब्रोसिस में हेल्प करता है। एक तो वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये फाइब्रोसिस जो है ये बड़ा अच्छी जगह प्रोड्यूस करता है मेटास्टेसिस के लिए, और फिर बोन मैरो ड्राइव प्रोटीन्स जो हैं वो जो मेटास्टेटिक सेल्स है वहाँ इनको रिक्रूट करने में हेल्प करती हैं कि जी उस फाइब्रोटिक साइड पे जो है ना वो है। इसी तरह लंग फाइब्रोसिस अगर हो जाता है रिलेटेड टू सर्टेन केमिकल्स, ब्लूमाइसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस में वो टीजीएफ बीटा की भी ओवर स्क्रीशन है, और आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि लेट जो ट्यूमर एक्सपैंड कर रहा होता है, तो टीजीएफ बीटा जो है वो हेल्प करता है उसकी एक्सपेंशन इन मेडियन प्रोलिफरेशन में। तो ऑब्वियसली इंक्रीज टीजीएफ बीटा स्क्रीशन जो है वो उस साइड पे भी होगी, सिरोटिक साइड पे भी होगी, फाइब्रोटिक साइड पे भी होगी, और ट्यूमर साइड पे भी हो रही, तो हेल्प करेगी ट्यूमर को माइग्रेट करने में टुवर्ड्स दैट मेटास्टेटिक निश। तो कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उस मेटास्टेटिक नीश से स्क्रीट होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बोन मैरो से स्क्रीट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ट्यूमर को मेटास्टाइज करने में टूवर्ड्स स्पेसिफिक साइट। इसलिए ट्यूमर जो है वो हर जगह पे नहीं मेटास्टाइज करता है। ट्यूमर हैज प्रेफरेंस साइट्स फॉर मेटास्टेसिस, जहाँ वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है, जहाँ मेटास्टेटिक नीश, जहाँ उसके रहने की जगह ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और उसमें मेटास्टेसिस में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फिनोमेना हम पढ़ेंगे वो एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन है। और फिर जब उसने दोबारा अपने मेटास्टेटिक नीश में आके एस्टेब्लिश करना है, तो वो किस तरह उसने एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन से मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन में चेंज होना है। उसमें ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों जो है प्राइमरी ट्यूमर आपको मेटास्टेटिक साइड पे भी उसी तरह के सेल्स मिलते हैं, कि जब वो चेंज होके जा रहे हैं तो वो नई जगह पे क्यों मेसेनकाइमल सेल्स नहीं मिलते, क्यों ओरिजिनल ट्यूमर आपको बार दफा जो है सेकेंडरी साइड से मिलता है, तो उससे फिर आप प्राइमरी साइड को आइडेंटिफाई करते हैं। वो हम जो है ना फर्दर लेक्चर्स में जो है ना इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर आप और उसको सिंपलिसिटी प्रोसेस में देख लें, तो ऑटोफेजी जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑटोफेजी को जो है उसको जो है ना उसको भी मॉड्यूलेट किया जा रहा है, वो एक और अलग टॉपिक है बड़ा डिटेल में। ठीक है। नेचर किलर सेल्स के फंक्शंस भी चेंज हो रहे हैं। कुछ ट्यूमर ड्राइव्ड एक्सोसोम्स हैं। ये जो ट्यूमर मॉडिफाई हो रहा है ना, तो ट्यूमर कुछ स्क्रीटरी वेसल्स स्क्रीट करता है जिसमें वो माइक्रो आरएनए मौजूद होता है, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसके अंदर आरएनए होते हैं, जो और कुछ ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस होते हैं जो कि ट्यूमर स्पेसिफिक भी होते हैं और इवन के ट्यूमर साइट स्पेसिफिक भी होते हैं। अगर आप उन एक्सोसोम्स को जो है आइसोलेट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो एक्सोसोम्स जो है ट्यूमर के मतलब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द वे कि अगर हमने ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को या ट्यूमर की प्रोग्रेशन देखना है, तो अगर वो एक्सोसोम्स स्पेशल किट्स के जरिए, स्पेशल मेथडोलॉजीज मैनुअल अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वी विल बी एबल टू एनालाइज जेनेटिक म्यूटेशंस सीक्वेंसिंग के जरिए। इसके अलावा जो है माइक्रो आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन्स का जो है ना अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन जो है ना वो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं। ये और मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जो कि क्रॉस टॉक के से रिलेटेड ही हैं। ठीक है। जिसमें लॉक्स है, लॉक्स L2 है जो हाइपोक्सी इंड्यूसिंग इंडक्शन में काम करता है फॉर कोलेजन मॉडिफिकेशन। यहाँ जो है इसमें अगर हम हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड जो स्क्रीटी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम देखें, तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो MDSC सेल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को स्क्रीट कर रहे होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को स्क्रीट कर रहे होते हैं। टी रेगुलेटरी सेल्स जो हैं इनकी स्क्रीशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 2 है, 7 है, 12 है, 15 है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं जो कि डिफरेंशिएशन में एंटीजन प्रेजेंटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स हैं और इवन के कैंसर सेल्स जो हैं जो कि इसको पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। और इसमें इसीलिए बोन मैरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बिकॉज ऑल दीज सेल्स आर माइलो डिस्प्लास्टिक सेल्स जो है MDSC सेल्स, ये सारे सेल्स जो है दीज आर कमिंग फ्रॉम बोन मैरो। इफ अच्छा, अब इसमें एक और सोचने की बात भी ये है कि इफ बोन मैरो इज डिफेक्टिव एनफ, अब ये ज्यादा सेल्स जो है इम्यून सिस्टम से, अगर बोन मैरो में लिम्फोपीनिया है, लिम्फोसाइट्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे वो डिजीजेस जिसमें जो है ना बी सेल्स कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट्स हैं, वो जो है वो ट्यूमर को क्या प्रमोट ज्यादा करेंगे कम करेंगे। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि अगर हमें बोन मैरो फेलियर हो, तो whether that bone marrow failure leads to more aggressive tumor nature, या वो उसको कम कर देगी, क्योंकि इन सेल्स की जरूरत उधर भी माइक्रो एनवायरनमेंट में जरूरत है। तो ये एक जो है ना आपके लिए जो है ना सीड ऑफ थॉट है कि इफ बोन मैरो इज फेलिंग, ठीक है,
जो लोग जो है जिनको टी सेल बी सेल के डिफेक्ट्स हैं, जो कि जिनको न्यूट्रोफिल्स के और बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स के डिफेक्ट्स हैं, हेरिडिटी डिफेक्ट्स हैं, ड्रग्स रिलेटेड है, केमिकल्स रिलेटेड है, रेडिएशन रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में जब पेशेंट इज लिम्फोपेनिक, जब पेशेंट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक और पेशेंट इज एनीमिक, तो इफ द एनएफ सेल्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग और इम्यून सिस्टम जो है वो कम है, तो ट्यूमर प्रोग्रेशन क्या सेम रहनी चाहिए या ज्यादा हो जानी चाहिए या स्लो डाउन हो जाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू जस्ट ईमेल मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।